नमस्कार, मैं हूं। एक हेडलाइन मैनेजमेंट करने की कोशिश उन्होंने की, जो 12 लाख की टैक्स रिबेट दी गई। लेकिन इससे कुल जमा हासिल क्या हुआ मिडिल क्लास को? क्या जो पिछले एक दशक में मोदी सरकार कर रही है उससे अलग कुछ हुआ? इस बार भी क्या वही किया गया जो हर साल किया जाता है? एक लॉलीपॉप दे दिया गया, आप उसको चूसते रहिए। क्या वाकई में इससे मिडिल क्लास की परेशानियां दूर हो जाएंगी, वो खुश हो जाएगा? ऐसे में जबकि अर्थव्यवस्था की सेहत अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत इस वक्त आर्थिक ग्रोथ को लेकर चिंतित है, परेशान है। अर्थशास्त्री समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे बढ़ाया जाए, और अगले साल इसका जो आंकड़ा है वो पिछले 4 सालों में सबसे कम होने का अनुमान लगाया गया है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। जीडीपी लगातार गिर रही है, खपत लगातार घट रही है, खाद्य महंगाई आसमान पे है, लोग परेशान हैं खाद्य महंगाई की वजह से। कंपनियों के तिमाही नतीजे जो हैं उसमें भी उम्मीद जो थी उससे कम आए हैं। यहां तक कि तकरीबन 45% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अपनी गाइडेंस यानी आने वाले समय में नतीजों का जो अनुमान होता है उसको घटा दिया। और जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, जो विदेशी निवेशक हैं जिन्होंने यहां पूंजी डाली है भारत में, वो डॉलर लेके अपने घर जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि घरेलू मांग को बढ़ाने और शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की लगातार घटती खपत को बढ़ाने में ये जो ऐलान है वित्त मंत्री का वो फायदेमंद साबित होगा। यानी 12-13 लाख की जो रिबेट है वो फायदेमंद साबित होगी। भारत में अगर आप मिडिल क्लास को देखेंगे तो उसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। इस दायरे में वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच होती है। 2021 के मूल्यों के आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूं। पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी के आंकड़े हैं और ये बताते हैं कि 2025 में देश की आबादी का 40% तबका मिडिल क्लास के दायरे में आता है। वो अलग बात है कि 80 करोड़ लोग राशन देते हैं। 2016 में ये 26% के आसपास था, यानी अभी ये इजाफा हुआ। इसमें भी मैनिपुलेशन नजर आता है। इस नंबर से भारत में मिडिल क्लास बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। एक मोटा अनुमान है, एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर किसी शख्स की सैलरी वेतन सालाना 13 लाख रुपए है तो उसे नए टैक्स स्लैब की वजह से 60 से 70 हजार रुपए का फायदा होगा, टैक्स में उसको बचत होगी। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नया टैक्स स्लैब है जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, बड़ी बात हो रही है, उसके मुताबिक 4 से 8 लाख रुपए की जो सालाना आय वाले लोग हैं उनको अब सिर्फ 5% का टैक्स देना होगा। और इसके बाद जो 8 से 12 लाख रुपए की सालाना आय वाले लोग हैं, 8 से 12 लाख कमाने वाले जो लोग हैं, उनको 10 और 12 से 16 लाख रुपए की जो सालाना आय वाले लोग हैं उनको 15% टैक्स देने की जरूरत है। इसके हिसाब से अभी तक 12 से 15 लाख रुपए की जो सालाना कमाई करने वाला तबका था वो करीब करीब 20% टैक्स के रूप में सरकार को देता था। लेकिन क्या सरकार ने इस ऐलान के बाद एक सच्चाई भी छुपा ली, एक सच्चाई पे पर्दा डाल दिया? और सच्चाई यह है कि वित्त वर्ष 24-25 के दौरान भारत की जो आर्थिक विकास दर थी वो 6.4% रही है और ये पिछले 4 साल की सबसे धीमी ग्रोथ है। आर्थिक सर्वे में यह बताया गया कि 6.3 से लेकर 6.8% का ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है और यह बताता है कि यह स्लो डाउन की निशानी है। अब अगर आप साल 2047 तक विकसित भारत, जो कि मोदी जी का सपना है, वो अक्सर इसका जिक्र करते हैं, उसके लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो आपको लगातार कम से कम 8% की ग्रोथ की जरूरत है 2047 तक। और ये कैसे हासिल होगा? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस वक्त मांग की कमी से जूझ रही है, डिमांड नहीं है मार्केट में। डिमांड को बढ़ाने की जरूरत है और कहा यह जा रहा है कि चीजें और जो सर्विसेज हैं उसका सबसे बड़ा जो उपभोक्ता समूह है वो मिडिल क्लास होता है। उसके हाथ में पैसा नहीं है, पैसा बच नहीं रहा है तो वो कहां से खरीदेगा? ये अर्थशास्त्री बताते हैं, जानकार बताते हैं। इसलिए जो खरीद की क्षमता है वो मिडिल क्लास की प्रभावित हो गई नीतियों की वजह से, सरकारी नीतियों की वजह से, और इससे अर्थव्यवस्था घट गई। कंपनियां खपत में कमी देख रही हैं, इसलिए वो उत्पादन नहीं बढ़ा रही। उनको पता है कि जब खरीदने वाले नहीं है तो हम बनाकर क्या करें, और ना ही वो नया निवेश कर रही हैं। जो चल रहा है उसी ढर्रे पर उसको घुमा रही हैं। इसका असर जो है वो आर्थिक ग्रोथ पर भी पड़ रहा है, जो नंबर्स में साफ दिखाई देता है। सरकार को यह लगता है कि मध्य वर्ग के टैक्स पेयर्स को इनकम में आप ज्यादा छूट दे देंगे, इससे खपत बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। क्या ऐसा होगा? इसको भी समझने की जरूरत है। ये जो अर्थव्यवस्था का चक्र तेजी से घुमाने का प्रयास है,
ये बहुत कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारत में लगभग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और इसमें से सिर्फ 9.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स फाइलिंग करते हैं। 9.5 करोड़। उसमें से भी 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शून्य रिटर्न हासिल देते हैं, दाखिल करते हैं। सिर्फ 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स की जो छूट की सीमा है उसका फायदा उनको मिलेगा, और बाजार में ये इतना जो आबादी है वो मांग बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। ऐसा लगता है कि सरकार ने मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में राहत देने का कदम उठाकर एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। देखो भाई, हम मिडिल क्लास के हिमायती हैं, हमने इतिहास रचा है। मिडिल क्लास को डायरेक्ट टैक्स में छूट देने की तुलना में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की दरें कम कर देते तो मांग बढ़ जाती, यानी उससे चीजें घट जाती और शायद वो ज्यादा कारगर साबित होता है, ऐसा कई जानकार कहते हैं। देश में जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है इन दिनों, यानी सरकार खूब पैसा कमा रही है, यानी सरकार इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए लोगों की जेब से खूब पैसा निकाल रही है, और उसमें सब आते हैं, अमीर गरीब सब शामिल हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार का जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। अगर आप 2023 का आंकड़ा देखेंगे, 2023 की तुलना में 24 को आप देखेंगे तो 7.3% की बढ़ोतरी हुई है टैक्स कलेक्शन में, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, और ये दिसंबर 2024 में 1.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। जीएसटी के तौर पर ऊंचे इनडायरेक्ट टैक्स की मार से हर वर्ग परेशान होता है, आम उपभोक्ता परेशान होता है, गरीब तबका परेशान होता है, और इससे खपत की क्षमता भी प्रभावित होती है। यानी उपभोक्ता महंगे होते सामानों की वजह से खरीदारी कम करता है, वो बाजार नहीं जाता। हर चीज पे 28%, 18% जीएसटी आप ले रहे हो, उसको आपको कम करने की जरूरत थी, क्योंकि कंज्यूमर सामानों और सर्विसेज पर जीएसटी की जो दर है वो बड़ी इम्बैलेंस है, उसको आप मैनेज नहीं कर पाए, सरकार उसको लेकर कुछ कह नहीं पाई। इससे ये चीजें महंगी हो जाती हैं और लोगों को खरीदने में परेशानी होती है, कंज्यूमर सामानों की बिक्री घटने लगती है। सरकार को अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की जरूरत थी, निवेश बढ़ाना चाहिए था जिनमें रोजगार पैदा करने की ताकत है। ऐसा सरकार ने इस बजट में नहीं किया। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप आम बजट को देखो जो करीब करीब 50 लाख करोड़ के आसपास का है, और हर क्षेत्र में सरकार के पास ये ताकत है कि हर क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ आवंटित कर सकती थी, हर क्षेत्र में वो कुछ ना कुछ दे सकती थी। लेकिन असल में आप अगर देखेंगे तो रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्र में पैसा कम दिया गया। अब जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है, इसमें पैसा कम दिया गया, शिक्षा में पैसा कम दिया गया, हेल्थ में पैसा कम दिया गया। वास्तविक अर्थ में बजट यहां पर कटौती ही किया जा रहा है। जैसे मनरेगा को पिछली बार की तरह ही इस बार भी सरकार ने 86,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए, लेकिन इसमें आप महंगाई दर कहां हटाएंगे? आप 5% महंगाई दर भी इसमें जोड़ दें तो भी आवंटन को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने क्या किया? मोदी सरकार का जो ये फैसला है वो मिडिल क्लास को राहत देने का एक स्टंट लगता है, लेकिन बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है वो ये है कि 330 लोकसभा सीटों पर उसको इससे निर्णायक बढ़त मिल सकती है, क्योंकि देश में 543 में से 330 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिसमें मिडिल क्लास, जाति धर्म इससे परे एक बड़ा वोट बैंक है। और लगातार मीम्स के जरिए लगातार आलोचना हो रही थी सरकार की कि सरकार मिडिल क्लास को चूस रही है, टैक्स ले रही है, हर चीज पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स ले रही है। तो 3.5 करोड़ लोगों को सरकार ने राहत दे दी, और दूसरी तरफ से बैकहैंड से उसने दूसरे तरीके से पैसा निकालने का तरीका अपना लिया। यानी हेडलाइन मैनेज हो गई, सच्चाई में क्या जमीन पे चीजें बदली, ये आप और हम एक साल बाद फिर जब खड़े होंगे तो समझ जाएंगे कि कितना चीजें बदल रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।